गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आदित्य, आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे और थर्ड चैप्टर में हमारा धातु और अधातु के बारे में कंप्लीट हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब उसी धातु और अधातु के बारे में और भी हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है, कि धातु अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं यानी कैसे बंधन बनाता है, क्या होता है धातु का कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्या अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएँ होती है, क्या उसमें आयनन विभव होते हैं, क्या उसके विद्युत धनात्मक होते हैं, आयन होते हैं, अणु होते हैं, इन सारी बातों की आज हम लोग तमाम चर्चाएँ करेंगे, ठीक है? तो आप फटाफट तैयार हो जाइए, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं अणु और परमाणु, ठीक है? एक तरफ हमने लिखा परमाणु, एक है परमाणु और एक है अणु, ठीक है? एक है परमाणु और एक है अणु। परमाणु हम किसे कहते हैं? देखिए, परमाणु जो होता है वो सबसे सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है? सबसे छोटी इकाई किसका? तो किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का, ठीक है? किसी भी किसी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है? यानी कि दुनिया का जितना सारा पदार्थ है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है? तो आप कहोगे कि परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब ये परमाणु है क्या? देखिए, अगर आप बात करते हैं ऑक्सीजन की, आप बात करते हो ऑक्सीजन की, ठीक है? तो ये ऑक्सीजन हम किसकी बात करते हैं? तो परमाणु की बात करते हैं, ठीक है? यानी ये ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। ऑक्सीजन एक क्या है? तत्व है, ठीक है? अब इस ऑक्सीजन को अगर हम कहें कि आपको ये तत्व के बारे में अध्ययन करना होता है कहाँ पर? तो आप कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल में, जिसको आप आवर्त सारणी कहते हो। आवर्त सारणी, ठीक है? आवर्त सारणी में आप तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो ऑक्सीजन जैसे ही हमने कहा तो ऑक्सीजन एक क्या है? तत्व है। ये ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन को जब हम छोटे रूप में तोड़ेंगे यानी इसको जब तोड़ते जाएँगे, तोड़ते जाएँगे, तोड़ते जाएँगे, तो हमें अंत में भी ऑक्सीजन ही मिलना है। अंत में हमें क्या मिलना है? ऑक्सीजन मिलना है। तो ऑक्सीजन जब हमने अकेले लिखा, ठीक है? ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O होता है। तो ऑक्सीजन को हमने लिखा सिंगल, ठीक है? तो इसी को हमने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया हमने? परमाणु नाम दिया, ठीक है? जैसे आप हाइड्रोजन लिखते हैं, तो हाइड्रोजन का ये सिंबल है, ठीक है? हाइड्रोजन का ये क्या है? सिंबल है, ये चिन्ह है कि हाइड्रोजन को जैसे आपने ऑक्सीजन को, ठीक है? ऑक्सीजन जो है, ठीक है? ऑक्सीजन को आपने सिंबल क्या लिखा? अगर हम सिंबल की बात करें, तो सिंबल क्या है? ऑक्सीजन का O लिखते हैं। हाइड्रोजन की अगर बात करें, तो हाइड्रोजन का हम क्या लिखते हैं? तो हाइड्रोजन का हम लिख लेते हैं H। इसी प्रकार से अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का क्या होता है? तो आप कहोगे कि N होता है। इसी प्रकार से अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन की अगर हम बात करें, तो कार्बन का हम क्या लिख लेते हैं? तो आप कहोगे C लिख लेते हैं। तो जब ये सिंगल रूप में होता है, ठीक है? यानी इस प्रकार से हम लिखते हैं, उसके सिंबल को लिखते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? तो आप कहोगे कि ये सभी के सभी जो है हमारे परमाणु हैं। क्या है? परमाणु हैं। पहले पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं अणु पर। अणु क्या होता है? जब परमाणु मिल जाते हैं, ठीक है? जैसे हम ऑक्सीजन को हम डाई एटॉमिक लिखते हैं, ठीक है? यानी O2 लिखते हैं ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए हम H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम N2 लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ हुआ क्या? यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, ठीक है?
ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, यानी एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, ठीक है? ये भी एक एटम है और ये भी एक एटम है और ये दोनों मिलकर O2 का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? O2 का निर्माण किया। तो ये O2 जो है हमारा क्या है? अणु है। O2 क्या है? हमारा अणु है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन, ठीक है, H हो गया। इसी तरीक़ा से हाइड्रोजन को H हमने एक और लिया, तो 2 हाइड्रोजन मिले तो किसका निर्माण किया? H2 का निर्माण किया। इसी तरीक़ा से अगर हम 2 नाइट्रोजन को अगर मिलाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है? N2 बनता है। तो ये सारा का सारा हमारा क्या है? अणु है। ये क्या है? अणु है। यानी कि परमाणु हमेशा सिंगल होगा। परमाणु क्या होता है? सिंगल होता है, ठीक है? और अणु जो होता है वो सिंगल ना होकर डबल होते हैं। डबल कहने का मतलब है कि वो 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि अणु क्या होता है? तो या 2 या 2 से अधिक परमाणु के मिलने से परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे कि अणु बोलते हैं, ठीक है? इधर देखिए सिंगल सिंगल है, यानी एक है, तो हमारा क्या कहलाया? परमाणु कहलाया। और जब एक से अधिक हो गया तो हम उसे क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे, ठीक है? ये बात क्लियर हुआ? अब इस अणु को हम लोग यौगिक भी बोल देते हैं, ठीक है? ये अणु हमारा यौगिक का भी रूप हो सकता है, ठीक है? जिसको हम यौगिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, यानी कि हमारा कंपाउंड मॉलिक्यूल यानी यौगिक अणु भी कह देते हैं, ठीक है? देखिए कैसे, अब समझते हैं यौगिक के बारे में कि यौगिक क्या होता है, जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है? देखिए आपने क्या किया, जैसे आप हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है? तो हाइड्रोजन हमने ले लिया H2, ठीक है? साथ ही साथ हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन भी हमने लिया तो O2 हो गया, ठीक है? आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जितनी सारी गैसेज़ हैं, ठीक है? चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे सल्फ़र हो, चाहे फास्फोरस हो, ठीक है? फास्फोरस नहीं, ज आपका हाइड्रोजन हो गया, सल्फ़र गैस हो गया, ठीक है? या आप क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं, ये डाई एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक कहने का मतलब है कि वो द्विपरमाणुक होते हैं। इस वजह से हम हाइड्रोजन भी 2 परमाणु लेकर चलते हैं और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु लेकर चलते हैं। ये अकेले नहीं आ सकता है। हाइड्रोजन अकेले नहीं आ सकता, ठीक है? हाइड्रोजन अकेले नहीं होगा, जब भी होगा वो किसी न किसी अणु के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे ही हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर निर्माण किया H2O का। किसका निर्माण किया? H2O का। अब यहाँ पर हमें बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? 2H2O, ठीक है? तो ये देखिए, इसको हमने अणु नाम दिया, इसको हमने क्या नाम दिया? अणु। या इसी को आप इस अणु को हम कह सकते हैं कि क्या है? एक तरह का यौगिक है, ठीक है? और ये ऑक्सीजन जो है, ये भी हमारा क्या है? अणु है। ये भी क्या है? अणु है। तो जब अणु आपस में मिलते हैं, अणु क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं, तो निर्माण किसका होता है? तो आप कहोगे कि यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है? तो आपको यहाँ से अब बेहतर ढंग से समझ में आ गए होंगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है और यौगिक क्या होते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई होता है, ठीक है? छोटी इकाई इकाई हम उसे कहते हैं जो अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें, ठीक है? तो किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हो, ठीक है? तो किसी भी हॉस्पिटल में जाने पर सारा जाँच से लेकर हर फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर मिल जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि एक यूनिट है, एक इकाई है।
लेकिन उसी चे ग्राउंड में आप जा रहे हो, लेकिन आपको एक्स-रे के लिए आपको किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है या हॉस्पिटल के ग्राउंड से बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप उसे यूनिट नहीं कह सकते हैं, ठीक है? चलो, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे एक क्या है? यूनिट है, एक विभाग है, ठीक है? उसमें रेलवे का हर चीज़ काम हो रहा है, जितने रेलवे से जुड़े हुए काम है, वो सारा का सारा हो रहा है। इस वजह से हम रेलवे को एक इकाई कहते हैं। तो परमाणु हमारा क्या है? इकाई है। अब इकाई क्यों है? क्योंकि इसमें जितने सारे परमाणु होंगे, ठीक है? उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होगा, प्रोटॉन भी मौजूद होगा और न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं, ठीक है? इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं कि सबसे छोटी इकाई है, ठीक? अणु हमने क्या बोला कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल जाते हैं, ठीक है? 2 या 2 से अधिक परमाणु जब मिल जाते हैं, तो वो किसका निर्माण कर लेता है? अणु का निर्माण कर लेता है और यहाँ हमने एग्ज़ाम्पल देखा कि अणु क्या है? और हमने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक अणु मिल जाते हैं आपस में, 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जब मिलते हैं, तो हम उसे क्या कह देते हैं? यौगिक का नाम क्या ले लेते हैं, ठीक है? कि वो क्या है हमारा? यौगिक है। अब यौगिक का एक फ़ॉर्मूला होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर चीज़ यौगिक है, जैसे हवा। हवा को आप यौगिक नहीं कह सकते, वो एक मिश्रण है, वो क्या है? एक मिश्रण है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा क्या है? तो आप कहोगे कि ऑक्सीजन हम या तो यौगिक है या तो उसको हम अणु कह देंगे। आप क्या करते हो? जैसे आप कह सकते हो कि HCl, ठीक है? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो एक प्रकार का क्या है? तो आप कहोगे यौगिक है, क्योंकि उसमें क्या है? हाइड्रोजन है और साथ ही साथ हमारा क्या है? क्लोरीन है, ठीक है? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो हम इससे क्या बना लेते हैं? 2HCl बना लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। हाइड्रोजन अणु रहा, क्लोरीन भी अणु है, तो हमारा ये अणु और अणु मिलकर क्या निर्माण कर लिया? तो यौगिक का निर्माण कर लिया, ठीक है? तो ये हमारे सबसे छोटी-सी बातें थी, ठीक है? चलो, तो अब आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है और यौगिक क्या होता है। इसके आगे हम लोग और भी चर्चा करेंगे बेहतर ढंग से, ठीक है? जब हम लोग चलेंगे आपका पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, हमने लिखा जैसे कोई एक तत्व है एक्स, जैसे एक कोई तत्व है एक्स, ठीक है? इस एक्स के नीचे में हमने लिखा जेड, ठीक है? और ऊपर में हमने लिखा है ए, ऊपर में हमने लिखा है ए, ठीक है? तो एक्स जो है हमारा क्या है? एक तत्व है। एक्स हमारा क्या है? तत्व है, ठीक है? जैसे हमारे यानी कि दुनिया का कोई भी चीज़ बना हुआ है किसी न किसी एटम से मिलकर बना है, ठीक है? हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 तत्व मौजूद हैं। कितने मौजूद हैं? 118। जब हम लोग चलेंगे आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी में हम लोग देखेंगे कि टोटल 118 तत्व मौजूद हैं, ठीक है? तो वो 118 में से एक्स हमने कोई एक तत्व लिया है, ठीक है? ये जेड जो है, ये जेड एक क्या है? तो परमाणु संख्या है। जेड हमारा परमाणु संख्या है। जिस तरीका से आप अपने क्लास में जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? 10th क्लास में हमने माना कि टोटल 30 स्टूडेंट हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 30 स्टूडेंट हैं। तो 30 स्टूडेंट में से आपका कहीं न कहीं आपका रोल नंबर होगा। 1 से लेकर 30 तक में कोई एक ऐसी संख्या होगी, एक ऐसा क्रमांक होगा, जो आपका रोल नंबर रहे होंगे, ठीक है? तो उसी प्रकार से 118 तत्वों में से एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या कुछ ना कुछ होगा, ठीक है? वो परमाणु संख्या क्या है हमें अभी नहीं पता, ठीक है? तो जेड जो होता है वो क्या होता है? किसी भी तत्व के परमाणु संख्या होते हैं। ए क्या है? तो ए की अगर हम बात करें तो ये परमाणु का भार है। ए क्या है? परमाणु भार है। तो किसी भी तत्व को हम लिखने के लिए जैसे हम आवर्त सारणी में हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जितने सारे 118 एलिमेंट्सों में से, ठीक है? 118 का 118 एलिमेंट्स को लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है? कि यहाँ कोई तत्व रहेगा, तत्व के नीचे में परमाणु संख्या रहेगा और तत्व के ऊपर में परमाणु भार लिखा रहेगा। आपको याद कैसे रखना है? तो जो भी भार होता है, भार हम लोग सर पर लेकर चलते हैं। भार को हम लोग कहाँ लेकर चलते हैं? सर पर लेकर चलते हैं। तो तत्वों के ऊपर जो होगा,
वो हमारा भार कहलाएगा, और तत्व के नीचे जो होगा वो हमारी परमाणु संख्या कहलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से जो हमारी परमाणु संख्या होगा वही हमारा प्रोटॉनों की संख्या होगा। ठीक है, वो भी हमारा क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगा। कभी भी आपसे पूछे कि प्रोटॉन की संख्या क्या है तत्व देकर, ठीक है, तो जो उसका परमाणु क्रमांक होगा, जो उसका परमाणु संख्या होगा, वही उसका प्रोटॉन की संख्या होगा। इसी तरीका से जितने प्रोटॉन होंगे उस एलिमेंट्स में उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, कि परमाणु संख्या नहीं बदलेगा, किसी भी एलिमेंट के परमाणु संख्या नहीं बदलने वाले हैं। दूसरी पॉइंट कि प्रोटॉनों की संख्या भी नहीं बदलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या भी नहीं बदलते हैं, लेकिन किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बदलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे बदलते हैं जब हम पढ़ेंगे आयन के बारे में। किसके बारे में, आयन, यानी धनायन और ऋणायन जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो परमाणु भार जो होता है, परमाणु संख्या जो होता है वो हमेशा प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड करेगा। अब आता है एक ऐसी न्यूट्रॉन। ठीक है, एक होता है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, तो देखिए न्यूट्रॉन को जब हम लोग परमाणु भार में से हम घटा देते हैं, ठीक है, किसको, परमाणु संख्या को, तो वो हमारा क्या निकलता है, तो आप कहोगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकलता है। ठीक है, किसकी संख्या निकलेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगा। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक तत्व लिया, ठीक है, जैसे हमने नाइट्रोजन लिया। ठीक है, नाइट्रोजन को हम N से डिनोट करते हैं, तो नाइट्रोजन के यहाँ 7 है और ऊपर में हमने लिखा 15। ठीक है, हमने क्या लिखा, 15 लिखा। तो नाइट्रोजन 7 है और उसके भार कितने हैं, 15 है। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछें कि इसकी परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या कितना है, परमाणु भार कितना है, परमाणु भार क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, और अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको बताने हैं। देखिए परमाणु संख्या पूछा है, तो परमाणु संख्या हमेशा तत्व के नीचे होगा, तो परमाणु संख्या कितना है, 7। परमाणु संख्या कितना है, 7 है, और इसी 7 को हमने क्या कहा है, जेड कहा है। इसी 7 को हमने क्या कहा है, जेड कहा है। परमाणु भार तत्व के सर पर होगा, तो तत्व N है यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सर पर बैठा हुआ है 15, तो यानी कि परमाणु भार कितना है, 15 है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो A से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, जितने परमाणु संख्या होंगे उतना ही आपका क्या होगा, तो प्रोटॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो परमाणु संख्या 7 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 7, प्रोटॉन को हम लोग P से डिनोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 हो गया, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें अब निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, परमाणु भार, तो परमाणु भार कितना है, तो आप कहोगे 15, उसमें से घटाने हैं परमाणु संख्या को, तो परमाणु संख्या कितना है, 7 है, तो हम इसमें से 7 लेस कर देते हैं, तो क्या हुआ, तो 8, और यही हमारा क्या हुआ, तो A माइनस जेड हुआ। ठीक है, तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, कि परमाणु
यानी कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, ये सारी बातें आप जान गए होंगे, ठीक है, क्योंकि आगे चल के हमें इस बात को पढ़ना है। अब चलो एक और पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। जैसे हमने लिखा सोडियम, सोडियम 1123, ठीक है, इसमें आपको प्रोटॉन की संख्या बताना है, ठीक है, जेड की संख्या बताना है, ए बताना है आपको, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी बताना है आपको, न्यूट्रॉन भी बताना है। तो प्रोटॉन की संख्या जो सबसे पहले आप ज्ञात करोगे क्या, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या क्या है 11, तो जेड का वैल्यू 11 हो गया। उसके बाद परमाणु भार, तो परमाणु भार 23 है तो 23 लिखेंगे। जितने परमाणु संख्या है उतना ही आपका क्या होगा, तो आप कहोगे कि उतना ही आपका प्रोटॉन होगा, तो 11 ही प्रोटॉन है। जितने प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 11 भी इलेक्ट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो ए माइनस जेड करेंगे, तो ए का वैल्यू 23 है, जेड का वैल्यू 11 है, तो टोटल कितने हो गए 12। यानी कि सोडियम में टोटल 12 न्यूट्रॉन मौजूद है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। चल, तो ये सारी चीज आपने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं मुख्य बातें पर जो हमें पढ़ने हैं। देखिए, कोई भी तत्व होता है, उस तत्व के कोई भी तत्व है, ठीक है, हमने ये कोई एक तत्व बनाया, ठीक है, ये कोई परमाणु हमने बनाया, ठीक है, इस परमाणु के बाहर में, ठीक है, क्या होते हैं, तो आप कहोगे कि कक्षाएं मौजूद होती हैं, ठीक है, क्या मौजूद होती है, कक्षाएं, ठीक है, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ये ऑर्बिट क्या है, तो ये ऑर्बिट है के, ये है हमारा एल, ये है हमारा एम और ये है हमारा एन, ठीक है। यानी कि जिस तरीका से, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, तो 10th क्लास में सेक्शन बटा होता है या नहीं होता है, होता है कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन डी है। उसी तरीका से परमाणु में भी क्या होते हैं, सेक्शन बटे हुए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, यानी ऑर्बिट बोलते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में आप क्या करते हो, देखते हो कि ग्रहों को गति करता है, ग्रह क्या करता है, गति करता है, चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाने के लिए ग्रहों के लिए क्या है, एक ऑर्बिट है, एक क्या है, कक्षा मौजूद है, ठीक है। तो उसी कक्षा में क्या होते हैं, हमारा पृथ्वी भी, हमारा चंद्रमा भी, हमारा बुध भी, शुक्र भी, ये सारे ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो उसी तरीका से एटम्स के जो नाभिक है, ये हमारा क्या है, नाभिक, ये क्या है, नाभिक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इस नाभिक में मौजूद होता है क्या, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। अब यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमें क्या करता है, तो ये इसके बाहर में हमें इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखता है, ठीक है। ये हमारा प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। चल, उसकी बातें आगे करेंगे, ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, अभी इसे भूल जाओ। ये हमारा क्या है, नाभिक है। अब नाभिक में हमने देखा कि ये नाभिक के चारों ओर कक्षाएं मौजूद है, ठीक है। इस कक्षाएं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। किसका चक्कर, तो नाभिक का चक्कर लगाते रहता है। किसका चक्कर, नाभिक का चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। इस के को हम लोग बोल देते हैं कि ये 1 सेल है, ठीक है, सेल नंबर 1 है। इसी को हम सेल नंबर 2 भी बोल देते हैं, इसको सेल नंबर 3 और इसे सेल नंबर 4। यानी कि के को सेल नंबर 1 हमने कहा, एल को सेल नंबर 2 कहा, और एम को सेल नंबर 3 और एन को सेल नंबर 4 हमने कहा। अब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोरबरी, जिनका नाम क्या था, बोरबरी नाम था। तो बोरबरी साहब ने क्या कहा, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, बोरबरी, ठीक है। उन्होंने एक कहा कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2n² भरना होगा। क्या भरना होगा, 2n² के रूप में फॉर हमें क्या करना होगा, भरने होंगे। तो पहली कक्षा के है, दूसरी कक्षा एल है, तीसरी कक्षा एम है और चौथी कक्षा एन है, ठीक है। तो के में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, के जो है फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल के हम क्या करेंगे, 2 इंटू एन के जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया यानी कि 2,
यानी कि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ना तो 2 से कम होगा और ना ही 2 से अधिक होंगे। यानी अगर आपको 5 रोटी खाने की कैपेसिटी है तो आपको 5 ही रोटी दिए जाएंगे, ना तो 5 से ज़्यादा और ना ही 5 से कम दिया जाएगा। तो यही होता है एटम के साथ भी, ठीक है, कि एटम का जो बाहरी कक्षाएं होते हैं, जो कक्षाएं मौजूद होते हैं, जिसको हमने के सेल नाम दिया, तो के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उससे ज़्यादा ना ही उससे कम भरे जाएंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर एल की अगर हम बात करें तो एल में क्या होगा, 2 इंटू, अब एल जो है, एल 2 नंबर का सेल है तो हम एन के जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर हुआ तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीका से एम की अगर हम बात करें तो एम का क्या होगा, तो एम जो है 3 नंबर का सेल है, तो हम एन की जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 दूना 18, यानी कि एल में, एम में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, 18, उससे ना तो कम होगा और ना ही उससे ज़्यादा होगा। इसी तरीका से अगर हम बात करें तो एन में कितने होंगे, तो अब हमें 4 रखना होगा क्योंकि एन जो है 4th नंबर का सेल है, तो इसमें टोटल 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और यही जो 32 इलेक्ट्रॉन है हमारा, यही जो 32 इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, एन सेल में भरे जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे, 2n² को आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी कक्षाएं में अगर हमें इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो हमेशा वो 2n² के ही फॉर्म में भरे जाते हैं, ठीक है। जहाँ n क्या है, ऑर्बिटों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हुआ, इस तरीका से भरे जाएंगे। बात क्लियर हुआ। चल, अब आते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाएगा, ठीक है। अगर हम एल की बात करें तो एल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए, तो हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कहोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीका से एम में टोटल कितने, 18 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर ये बातें आपको समझ में आ गए तो कन्फिग्रेशन आपको करना आसान लगेगा, अन्यथा आपको मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि प्रोटॉन कहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन का तो हमने स्थान देखा कि वो हमेशा कक्षा में उपस्थित होगा, ठीक है। किसमें होगा, कक्षाएं में उपस्थित होंगे। अब नाभिक जो होता है, जैसे हमने ये कोई नाभिक बनाया, ठीक है, ये हमारा क्या है, नाभिक। हमने नाभिक को बड़ा कर दिया। नाभिक जो है, नाभिक में मौजूद होता है क्या, तो आप कहोगे कि प्रोटॉन होता है, ठीक है, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन होता है। साथ ही साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और इसी चीज को जब हम लोग क्या कर लेते हैं कि प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये न्यूक्लियस में स्थित होता है, इस वजह से इसे न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव आवेश का होता है, यानी धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव आवेश का होता है। ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। चल, तो अब हम लोगों को इतनी बात समझ में आ गया, तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। इसको हम रहने देते हैं, इधर रफ करते हैं। चलिए देखिए, हमने जैसे हमने कोई एक तत्व लिखा, ठीक है, जैसे हम नाइट्रोजन लिए, ठीक है, तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 हमने लिखा, ठीक है, इसके भार कितने हैं, 15 हैं। तो अगर हम कहें कि जैसे ये नाइट्रोजन का नाभिक हुआ, ठीक है, सबसे पहली कक्षाएं, हमारा कौन सा सेल है, सेल नंबर के है। तो सेल नंबर के की अगर बात करें तो सेल नंबर के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है।
अभी भी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो अगली कक्षाएं में जाएंगे। तो अगली कक्षाएं जो हुआ, जिसको हमने एल नाम दिया, तो मैक्सिमम क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 इलेक्ट्रॉन भरने का प्रयास किया, लेकिन हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो ये क्या हुआ, तो ये अष्टक नियम पूरा नहीं किया। एक अष्टक नियम होता है, क्या होता है? अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या है? अष्टक नियम कहने का मतलब होता है कि बाहरी बाहरी कक्षा में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का मौजूद होना। 8 इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षा में मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये अष्टक का नियम पूरा है। अब अष्टक नियम पूरा क्यों है? क्योंकि जैसे ही किसी भी बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो अस्टेबल माना जाएगा, यानी अक्रिय माना जाएगा। किसी भी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षाएं में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है मौजूद, तो हम कहते हैं कि वो क्या है हमारा, तो हमारा अष्टक नियम पूरा है और वो अस्टेबल है। और अस्टेबल कहने का मतलब है कि अक्रिय हो गया, यानी वो किसी से भी क्रिया नहीं करेगा, अक्रिय। ठीक है, वो किसी से क्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए, अगर इसके बाहरी कोश में यानी नाइट्रोजन के पास कुल बाहरी जो है, ठीक है, सेल, उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी दूसरे तत्व से लेना चाहेगा, या तो अपने समान जैसा तत्व से ले ले, या तो किसी अन्य तत्व से ले ले। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होगा, और जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा ये स्टेबल हो जाएगा, फिर किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या है, कन्फिग्रेशन है। ठीक है, इसी तरीका से अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम होता है कितना, 11। सोडियम होता है 11, ये कितना है, 23 है। तो इसकी अगर हम बात करें तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये लीजिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये रहा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बचा कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। क्या ये अस्टेबल है? तो आप कहोगे कि अस्टेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। और यही वजह होता है कि ना तो नाइट्रोजन स्टेबल है और ना ही यहाँ पर सोडियम स्टेबल है। तो ये दोनों का दोनों स्टेबल होने के लिए किसी ना किसी दूसरे तत्व से क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा। क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, तो अनस्टेबल है। लेकिन जैसे ही अगर हम नियोन की बात करें, नियोन होता है 10, इसके परमाणु भार 20 हुआ, तो हम इसको करेंगे तो क्या होगा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जैसे ही यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिखे, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन दिखने पर ये क्या हो गया, 3 6 8। ठीक है, तो ये अस्टेबल हो गया। इस वजह से हम इसे अक्रिय गैस बोलते हैं। नियोन को क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। और इन सब को हम बोलते हैं रिएक्टिव गैस, यानी किसी न किसी से अभिक्रिया करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अक्रिय और निष्क्रिय में क्या फर्क होते हैं। ठीक है, और यही वजह है कि इसे हम उत्कृष्ट गैस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गैस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिसके भी बाहरी कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या तो 2 भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो भी क्या होगा, तो उसको भी हम कहते हैं कि वो अस्टेबल है। क्या है, अस्टेबल है। या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। चलिए अब आते हैं हम लोग
कि क्या सर इन ऐसे हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा? नहीं, इसको हम लोग डायरेक्ट अब लिखेंगे। ठीक है, देखिए अगर हमें नाइट्रोजन का करना होगा तो नाइट्रोजन के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कन्फिग्रेशन 2 और 5 हो गया। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का क्या होगा? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब यहाँ भी नियोन की अगर हम बात करें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, 10 हो गया। इस वजह से ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो इस तरीका से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। चल, अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग बढ़ते हैं किधर की ओर? अणु यानी कि आयन और परमाणु के बीच में। ठीक है, कि परमाणु और आयन में क्या अंतर है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए, या पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, बिंदु संरचना ये क्या होता है? ठीक है, देखिए इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें हम बिंदु के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें एक तरफ हम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कर देते हैं और एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, जैसे हमने सोडियम लिखा। ठीक है, तो सोडियम कितना होता है? 11 होता है। तो सोडियम के लिए हम क्या लिखेंगे? 2 8 1, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 भरना था तो 1 इलेक्ट्रॉन रहा, इस वजह से 1 ही रहेगा। ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम कितना होता है? 13 होता है। तो एल्युमिनियम के लिए हम क्या लिखेंगे? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरी कक्षा में हम कितने भर सकते हैं? 18 भर सकते हैं, लेकिन तीसरी कक्षा के लिए तो हमें 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये हमारा क्या हो गया? 2 8 3 हो गया। अब इसी तरीका से अगर हम बात करें सल्फर, सल्फर होता है 16, सल्फर होता है 16। तो सल्फर 16 हुआ तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरीका से अगर हम बात करें कैल्शियम की, ठीक है, तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम होता है 20, तो कैल्शियम क्या क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 8 लिखें, 8 2 10 हो गया। तीसरी कक्षा में हम 18 भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि हम इसको जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 8 8 2 लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहे? स्टेबल रहे। वो आगे की चर्चा है। ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब। तो 2 8 8 8 2 लिख दिया। ठीक है, चल, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। लेकिन इसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में क्या कहता है कि बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दिखाना। हम सीधी सी बात कहेंगे क्या कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसी को बस दिखा देना है। जैसे सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम क्या था? 11 था। तो 11 के जो लास्ट कक्षा है, ठीक है, 11 में यानी सोडियम के जो अंतिम कक्षा है, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब इसका मतलब हुआ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा। ठीक है, इसी तरीका से एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के कितने हैं? 3 हैं, तो हम यहाँ पर 3 कर सकते हैं। उसी तरीका से अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर में 6 है तो हम 6 बना देंगे, तो यहाँ 6 हो गए इलेक्ट्रॉन। इसी तरीका से कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम में है बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो ये हमारा क्या कहलाया? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं जो क्या दिखाता है?
तो वैलेंसी को दिखा देता है। क्या दिखा देता है? वैलेंसी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि वैलेंसी क्या है, इस वजह से हमने कहा कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को दिखा देता है। ठीक है, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम क्लोरीन की बात करें, ठीक है, तो क्लोरीन का क्या होगा? अब जैसे हमने क्लोरीन लिखा, तो क्लोरीन हमने जैसे ही लिखा तो क्लोरीन के हमने लिखा क्या? एक। ठीक है, तो 7 होते हैं, बाहरी कक्षा में कितने होंगे? 7 होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया क्लोरीन के लिए? तो क्लोरीन 7 है, इसका मतलब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब अगर हम 5 बना दें तो इसका मतलब है कि उसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो अब आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। ये हमारा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं। ठीक है, चल, तो ये हमारा परमाणु के था। अणु के भी हो सकता है, अणु में भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रहेगा, तो हाइड्रोजन के एक और यहाँ ये भी हाइड्रोजन का एक है, तो ये क्या है? दोनों का बिंदु संरचनाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसकी ओर? आयन की ओर। कि आयन क्या होता है। देखिए, आयन, आयन जो होते हैं वो बाहरी कक्षा में मौजूद, बाहरी कक्षा में उपस्थित उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसको? इलेक्ट्रॉन के त्याग अथवा ग्रहण के कारण, ग्रहण के कारण अष्टक नियम, अष्टक नियम का पूरा होना, अष्टक नियम का क्या होना? पूरा होना हमारा क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। एक सिंपल सी सरल भाषा में समझे तो, कि बाहरी कक्षा में जो उपस्थित होते हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? या तो त्याग होगा या तो ग्रहण होगा। और यही त्याग और ग्रहण के कारण क्या होता है कि अष्टक नियम कंप्लीट हो जाता है। अष्टक नियम क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और यही अष्टक नियम कंप्लीट होकर क्या बना लेता है? आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? आयन बना लेता है। ठीक है, चल, अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा सोडियम, हमने लिखा सोडियम, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1 हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये हमारा परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा परमाणु, इधर हम लिख देते हैं आयन। चल देखिए, तो परमाणु का अगर हम कन्फिग्रेशन निकालें तो 2 8 1 हुआ, 2 8 1 हुआ। लेकिन यहाँ सोडियम जो है, सोडियम क्या है? अनस्टेबल है। सोडियम अनस्टेबल है। अनस्टेबल कहने का मतलब है कि ये चाह रहा है कि हम स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसे अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो इसको क्या कर दे? 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि हमें एक ऐसा एलिमेंट्स मिले जिसको हम अपना इलेक्ट्रॉन दे दें। हम क्या करें? अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे दें। ये जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, ठीक है, ये क्या करना चाह रहा है? त्याग करना चाह रहा है।
ठीक है, कि किसी न किसी को दे दें। ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला अगर इसको मिला तो ये क्या करेगा, उसको दे देगा, और ये देकर क्या बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और जो लेगा वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी लेकर और ग्रहण, यानी ग्रहण करके या त्याग करके वो क्या कर लेगा, अष्टक नियम को पूरा कर लेगा और क्या बना लेगा, तो आप कहोगे कि वो अक्रिय गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और यही एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्या कहलाएगा, वैलेंसी। क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा, या इसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी यही संयोजकता है और यही हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन है। या तो इसको संयोजकता बोलिए या तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। यही सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अभिक्रिया लेने में भाग कर लेता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि किसी भी तत्व के जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, और यही अभिक्रिया में भाग लेकर नए नए यौगिक का निर्माण करता है। बात समझ में आया। हमने कहा कि किसी भी तत्व के जो बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और अभिक्रिया में भाग लेकर वो क्या कर लेते हैं, तरह तरह के यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो यही हमारा क्या हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी यह संयोग करता है, इस वजह से हम इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो ये क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा। ठीक है, और Na+ का अगर कन्फिग्रेशन देखा जाए तो इसका मतलब है कि 2 है और ये 8 है, यानी इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यानी कि आयन हमेशा क्या होगा, तो आप कहोगे कि वो स्टेबल होता है। ठीक है, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। जब भी अभिक्रिया में भाग लेगा, ठीक है, अभिक्रिया में भाग, अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, वो कौन है, परमाणु है। लेकिन आयन कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, कभी भी अभिक्रिया नहीं करेगा। बोलो, इतनी बातें आपको समझ में आ गए। हमने क्या कहा कि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, तो ये हमारा क्या कहलाए, आयन कहलाए। इसी तरीका से अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन 17 होता है, तो 17 का करेंगे तो 2 8 7, 2 8 7 हो गया। तो इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना त्याग तो नहीं कर सकता है किसी को भी। अगर आपसे 1 रुपये मांगा जाए, ठीक है, आप पट से दे दोगे, लेकिन आपसे 7 रुपये मांगा जाए तो शायद आप ना दो। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे ही नहीं सकता है, तो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहोगे कि Cl-। जब भी कोई ग्रहण करता है तो हम उसे या कहते हैं कि उसने ऋण लिया है। क्या लिया है, ऋण लिया है, तो ये ऋणायन हो जाएगा। और कोई अगर दिया है तो वो धनायन कहलाता है। ठीक है, तो Cl- हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो ये क्या हो गया, तो आप कहोगे कि 2 और 8 हो गया। ठीक है, और इसके बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से भी आयन जो है अभिक्रिया नहीं कर रहा है। लेकिन जब इन दोनों को अभिक्रिया कराया जाएगा तो देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है, और यही दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, तो नमक का निर्माण कर लेता है, जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, NaCl साधारण नमक का ये निर्माण कर लेता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आयन क्या होता है और परमाणु क्या होता है। ठीक है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि आयन कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। आयन का अगर त्याग किया है तो धनायन कहलाया। ठीक है, धनायन। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन त्याग किया यानी अपने ऊपर प्लस का आवेश लिया है तो उसको कहेंगे कि धनायन है, और अपने ऊपर माइनस का लिया इसका मतलब कि वो ग्रहण किया है, तो हम इसको कहते हैं कि वो क्या है, ऋणायन है। ठीक है, वो क्या है, ऋणायन है। तो दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है, तो आयन और आपको परमाणु में भी अंतर पता चल गया होगा। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इनमें देखिए, अब इनमें विशेषता क्या है, कुछ ना कुछ तो इसकी विशेषताएं भी है, कुछ ना कुछ इसकी विशेषता भी है। ठीक है, कि धनायन और ऋणायन में विशेषता क्या है। ठीक है, तो धनायन की विशेषता पहले देख लेते हैं। धनायन की विशेषता, चल अब सीधी सी एक बात समझो, धनायन है तो Na प्लस है। धनायन की अगर विशेषता है तो सबसे पहली विशेषता है कि उस पर क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतने क्या होंगे, उस पर आवेश चढ़ जाएंगे। ठीक है, उतने प्लस का आवेश चढ़ेगा। ठीक है, यानी कि धन का आवेश, धन का क्या होता है, धनायन पर क्या होता है, आवेश रहता है। ठीक है, या ऐसे हम लिख देते हैं, धनायन के ऊपर प्लस आवेश रहता है। ठीक है, पहली है विशेषता कि धनायन है। ठीक है, तो उसके ऊपर प्लस का आवेश रहेगा। दूसरी अगर विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता है कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, अभी हमने लिखा। तीसरी अगर हम विशेषता की बात करें तो इसके बाहरी कोश में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो आप कहेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन यहां अब सबसे बड़े प्रश्न है, देखो अगर हम अभी आपको बताए थे कि कॉन्फ़िगरेशन की बात, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने सिखलाया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने पढ़ा कि जैसे सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, तो ये परमाणु है, ये क्या है, परमाणु है। और अगर हम Na प्लस लेते हैं, ठीक है, अब इस पे +4 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आयन हो गया, ये क्या हो गया, आयन। अगर यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोटॉन, ठीक है, किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन 11 होगा। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप कहोगे 11 होगा। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे कि परमाणु भार 23 होता है, तो 23 में से 11 जाएगा तो 12 होगा। ये बातें समझ में आ गए, हमने ये पहले चर्चा किए हैं। अब ये सोडियम प्लस आयन है तो इसके भी भार तो बदलने वाला नहीं है, इसके भार बदलने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ पर बदलेगा क्या, प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि 11 ही प्रोटॉन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 11 माइनस 1 यानी 10 हो जाएगा। ये सबसे बड़ी पॉइंट थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है,
अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर त्याग किया है तो अब उसके पास केवल 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और तुमने देखा कन्फिग्रेशन में कि Na+ में हमने लिखा था 2 और 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन। और आयन बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? यानी आयन बनता ही है इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण करने से, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी प्रोटॉन उतना ही रहेगा। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या भी उतना ही होंगे। न्यूट्रॉन की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो यहाँ 4 नंबर पॉइंट क्या हो गया कि प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या नहीं बदलते, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ठीक है, परमाणु की संख्या से, परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है। क्या होता है? कम होता है, ठीक है। यानी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। किसमें? आयन में। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कम हो गया तो हम कहेंगे कि इस पर आवेशों की संख्या, यानी प्रोटॉन का जो आवेश है, प्रोटॉन के आवेश से इलेक्ट्रॉन के आवेश कम होता है। क्या होता है? कम होता है, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया, तो इस पर 10 के आवेश मौजूद है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन के आवेश मौजूद है। और प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन यानी 11 प्रोटॉन के आवेश मौजूद हैं, तो इस वजह से ये क्या हुए? कम हो गए। चल बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब अगर और भी हम बात करें, ठीक है, कि धनायन की अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने देखा कि हमने अगर इसका हम निकालेंगे तो इसके कितने कक्षा मौजूद होंगे, तो तुम कहोगे कि 3 कक्षाएं मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन इसकी बात करें तो इसकी 2 कक्षा मौजूद होगा, कि 2 और 8 ही होंगे। तो यहाँ पर कक्षाएं भी बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। 7 नंबर, परमाणु का आकार, परमाणु आयन का आकार मूल परमाणु के, मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है, आकार से छोटा होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि जो परमाणु का आकार होता है, ठीक है, यानी परमाणु आयन का जो आकार होता है वो मूल परमाणु के आकार से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये सारी विशेषताएं थी धनायन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे कि ऋणायन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आपको आगे के धीरे धीरे क्लास आपको मुश्किल लगेंगे। इस वजह से आपको इसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो ऋणायन की विशेषता आगे हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे परमाणु और आयन में आप देख पा रहे हो कि अंतर ही एक तरह से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विद्युत धनात्मक क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है, फिर बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चल, तो इसकी रिवीजन आप कर लेना, ठीक है। चल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय।